नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग तुलनात्मक आलोचना पर संवाद करेंगे। आज की चर्चा जिस प्रकरण पर केंद्रित है वह स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 4 पत्र 16 का अंश है। इसके पूर्व हम लोगों ने आलोचना के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। आज तुलनात्मक आलोचना पर विशेष रूप से संवाद होगा। उन्नीसवीं शताब्दी आलोचना को लेकर बहुत सक्रिय शताब्दी रही है। दुनिया भर के साहित्य पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो हम पाएंगे कि आलोचना निरंतर धीरे धीरे समृद्ध हुई है। सामाजिक, आर्थिक विविध दृष्टियों से देखें तो समाज इन दिनों बहुत बदला है। इस पूरी 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान, और स्वाभाविक है कि साहित्य को देखने का जो साहित्य शास्त्र है आलोचना के रूप में हमारे पास, उस आलोचना की दृष्टि भी बदलती गई है। कह सकते हैं कि पहले साहित्य के अध्ययन में भी एक निश्चितता थी। कुछ तथ्यों का संकलन किया जाता था और माना जाता था कि इन तथ्यों के उपयोग से आलोचना का विशाल महल खड़ा हो जाएगा। बाद में चलकर साहित्य के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के उद्देश्य से तुलनात्मक आलोचना विकसित हुई और इसके हिमायतियों में एक प्रमुख नाम आता है रेन वेलेक का, जिनकी किताब भी है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि तुलनात्मक साहित्य अब एक स्थापित पारिभाषिक शब्द बन गया है। अर्थात तुलनात्मक आलोचना की सैद्धांतिकी निर्मित होने की बात रेन वेलेक कर रहे हैं कि आलोचना के एक विशेष सिद्धांत के रूप में तुलनात्मक आलोचना प्रतिष्ठित हो गई है, जिससे आशय राष्ट्रीय साहित्य की सीमाओं से पार होकर साहित्य का अध्ययन करना है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि यह तुलनात्मक आलोचना किसी एक देश के साहित्य तक निर्भर नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों के साहित्यों का पारस्परिक अध्ययन इस तुलनात्मक साहित्य का अभिन्न अंग है। और इस संज्ञा से यदि आपत्ति हो तो उन्होंने कहा कि तुलनात्मक साहित्य की जगह इसे साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी कहा जा सकता है। तो इस आलोचना में केवल साहित्यिक प्रभावों की खोज नहीं होती। निश्चित तौर पे यह तो सबसे प्रथम अंश है कि साहित्य पर विभिन्न राष्ट्रों के, विभिन्न समाजों के, विभिन्न साहित्यों के क्या प्रभाव पड़े हैं। सबसे पहले हम उन प्रभावों की तुलना करते हैं। फिर ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य को देखा जाता है कि किस प्रकार साहित्य विकसित हुआ। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो हर समाज में जनता की एक खास चित्तवृत्ति होती है। इस चित्तवृत्ति के साथ साहित्य बदलता है और इतिहास या आलोचना के अध्ययन के दौरान हम इन चित्तवृत्तियों के बदलने को भी एक खास संदर्भ में देखते हैं।
कभी हम इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, तो कभी विभिन्न विचारों और प्रकारों की तुलना करते हैं, तो कभी विभिन्न देशों और विभिन्न कालों की चित्तवृत्तियों की तुलना करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की तुलना के साथ साथ एक ही देश की विभिन्न साहित्यिक धाराओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक देश में भी साहित्यिक धारा हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो विविध राष्ट्रों की सीमाओं को पार करके तो तुलनात्मक आलोचना बढ़ती ही है, साथ ही एक ही देश की जो साहित्यिक धाराओं में विविधताएं हैं, उन विविधताओं का भी अध्ययन तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत आता है। स्पष्ट है कि तुलनात्मक साहित्य की विषय वस्तु केवल किसी साहित्य के विदेशी प्रभावों का अध्ययन नहीं है। इस बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब रेनवेलक कह रहे हैं कि तुलनात्मक आलोचना एक खास सैद्धांतिकी के रूप में स्थापित हो चुकी है, तो इस स्थापित होने के पीछे एक संघर्ष रहा है। इस पारिभाषिक शब्द को स्थापित करने के विविध आयाम रहे हैं। आज हम जिसे तुलनात्मक आलोचना कह रहे हैं, उस शब्द के पीछे भी कई प्रकार की धारणाएं हैं। तो इससे पहले कि हम हिंदी की तुलनात्मक आलोचना को विशेष रूप से देखें, सबसे पहले हम इस तुलनात्मक साहित्य की सैद्धांतिकी को समझ रहे हैं, और उस सैद्धांतिकी को समझने से पहले इसकी जो विविध धारणाएं हैं उन पर भी थोड़ी बात आवश्यक है। तो एक संदर्भ दिया जाता था कि तुलनात्मक साहित्य केवल किसी साहित्य पर जो विदेशी प्रभाव है उन प्रभावों का अध्ययन करेगा। यानी इसके पीछे कुछ तथ्य इकट्ठा करने की मनोवृत्ति थी कि हम जिस साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं उस साहित्य के पर दूसरे देशों का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, यह अध्ययन कर लिया जाए, और इसे ही लोग कहते थे कि यह तुलनात्मक आलोचना है। बाद में यह समझ विकसित हुई कि यदि इस परिभाषा को स्वीकार किया जाएगा तो तुलनात्मक साहित्य असंबद्ध टुकड़ों का एक अव्यवस्थित समूह बनकर रह जाएगा। तमाम तरह के प्रभावों को हम एकत्र करने लगेंगे और वो आंकड़े हमारे पास इकट्ठे होते चले जाएंगे। और यह समझ शायद पीछे छूट जाएगी कि तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य किसी कलाकृति की समग्र जांच पड़ताल है। केवल बाह्य प्रभावों का अध्ययन तुलनात्मक आलोचना नहीं है। यदि हम इसे केवल विदेशी प्रभावों तक सीमित करेंगे तो तुलनात्मक आलोचना को भी हम एक बहुत सीमित संदर्भ दे रहे होंगे, और तब इस सीमित संदर्भ में तुलनात्मक आलोचना केवल बाह्य प्रभाव की तुलना तक सीमित हो जाएगी, और जिसका एक परिणाम यह लक्षित किया रेनवेलक ने कि इस अर्थ में तुलनात्मक आलोचना जो केवल कुछ अनुवादों तक सीमित रह जाएगी, जो यात्रा वृत्तांत हैं उनकी तुलना होने लगेगी, या दो साहित्यों के बीच के जो मध्यस्थ हैं उन मध्यस्थ संबंधों को हम ढूंढने की कोशिश करने लगेंगे। तो रेनवेलक के शब्दों में इस प्रकार की अवधारणा तुलनात्मक साहित्य को एक छोटा अनुशासन बना देगा जो विदेशी स्रोतों और लेखकों की ख्यातियों के बारे में सामग्री की पड़ताल करेगा। यानी इस अर्थ में तुलनात्मक आलोचना किसी कलाकृति की संपूर्ण जांच पड़ताल नहीं कर रहा, बल्कि केवल विदेशी स्रोतों और लेखकों की ख्यातियों के संबंध में जो सामग्री है उस सामग्री की पड़ताल
की सीमा में बंधा रहेगा। एक दूसरा आयाम है कि तुलनात्मक आलोचना की परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी जाए कि इसके अंदर सारे अनुशासन समाहित हो जाएं। पहले जिसकी चर्चा की वह तुलनात्मक आलोचना को सीमित संदर्भ दे रहा था। कुछ विद्वान तुलनात्मक आलोचना को इतना विस्तार देने लगे कि इसमें दो देशों के एक दूसरे के प्रति जो विचार हैं वह सभी विचार इस आलोचना में समाहित होने लगे। यानी एक देश के समाज में दूसरे देश के समाज के प्रति जो जो विचार होते हैं उन सभी विचारों का अध्ययन तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत किया जाने लगा। यह विचार या तुलनात्मक आलोचना को देखने का यह संदर्भ बहुत विस्तृत तो है, पर यह साहित्य की अवधारणा से अलग हो जाता है। तुलनात्मक आलोचना को देखते हुए न भूलना चाहिए कि यह केवल साहित्य को देखने की एक दृष्टि है और इस दृष्टि को साहित्य तक सीमित रहना है। यदि हम हर प्रकार के विचार को तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत लेने लगेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि साहित्य भी सामाजिक मनोविज्ञान या इतिहास जैसा एक अनुशासन बनकर रह जाएगा। इसकी अपनी विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तुलनात्मक आलोचना की इस विस्तृत परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम तुलनात्मक आलोचना करते हैं तो उसमें एक साहित्य की दूसरे साहित्य से तुलना करते वक्त देखते हैं कि दोनों में के मूल भाव कैसे हैं। विषय वस्तुओं की तुलना होती है, चरित्रों की तुलना होती है, स्थितियों की तुलना होती है, कथानकों की तुलना होती है। यानी जिस कृति को हम देख रहे हैं और जो कृति हम इस कृति के निर्माण से पहले से रची गई है, उन दोनों की तुलना करते समय मूल भावों, विषय वस्तुओं, चरित्रों, स्थितियों, कथानकों आदि को कालक्रम के अनुसार देखा जाता है। परंतु तुलनात्मक आलोचना में इन तथ्यों को लेते हुए यह ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन तथ्यों से दिखता क्या है, ये संबंध दिखाते क्या हैं। केवल यदि इन आंकड़ों तक हम सीमित हो जाएंगे तुलनात्मक आलोचना में तो केवल इतना पता चल पाएगा कि एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में कितना जानता था या किसी एक लेखक ने अपने किसी पूर्ववर्ती लेखक को कितना पढ़ रखा है। और हम जानते हैं कि कोई रचना केवल स्रोतों और प्रभावों का जोड़ नहीं होती। ऐसा नहीं कि जैसे हम मकान बनाते हैं तो सीमेंट से दो ईंटों को जोड़ लिया गया। रचना केवल इतनी नहीं है कि कहीं से कोई प्रभाव लिया गया और उसको उस कच्ची सामग्री का प्रयोग करके अपना मकान बना लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी रचना अपने आप में पूर्ण होती है। कहीं से यदि कोई चीज ली भी गई है तो वह निर्जीव भाव में नहीं आती दूसरी रचना में, बल्कि एक नई संरचना में ढल जाती है। बाद में जब हम हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना पर विचार करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि जो हिंदी में तुलनात्मक आलोचक हैं उन्होंने भी इस तथ्य को समझा कि केवल जैसे हम कृष्ण बिहारी मिश्र की चर्चा कर सकते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने स्पष्ट कहा कि भाव सादृश्य की 3 कोटियां होती हैं: सौंदर्य सुधार, सौंदर्य रक्षा और सौंदर्य संहार। यदि कहीं से कोई भाव ले लिया गया और उसमें सुधार करके उसको अभिव्यक्त किया गया तो वह ठीक है, उस सौंदर्य की रक्षा की गई, ठीक है। केवल उसको, उसी भाव को केवल उसी रूप में जो ले लिया उसको वह सौंदर्य संहार कहते हैं। तो
तुलनात्मक आलोचना को देखते हुए हमें केवल इन तथ्यों पर ही ध्यान नहीं देना है कि कौन सा प्रभाव किसी साहित्य में कहीं बाहर से आया है। हमें देखना यह है कि वह सामग्री कैसे किसी नई संरचना में ढल गई है। उसके कार्य कारण संबंध को स्थापित करना है, और यदि यह न हुआ तो हम किसी कृति को उसकी समग्रता और अर्थवत्ता में नहीं देख पाएंगे। जब हम केवल स्रोतों और बाह्य प्रभावों तक सीमित रहेंगे तो उन प्रभावों से जब हम तुलनात्मक आलोचना करेंगे तो किसी कृति की समग्रता एवं अर्थवत्ता को नुकसान पहुंचेगा। तुलनात्मक आलोचना का एक और आयाम है जिसके द्वारा दो समाजों के वैयक्तिक और सामूहिक मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया जा सकता है। कज़ेमिया ने यह विचार दिया था कि साहित्य की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम परस्पर मनोविज्ञान की तुलना कर सकते हैं, चाहे वह वैयक्तिक मनोविज्ञान हो या पूरे समाज का सामूहिक मनोविज्ञान। और इस तुलनात्मक आलोचना से कई सकारात्मक आशाएं भी पाल ली गई हैं। जब यह तुलनात्मक आलोचना विकसित हुई तो कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इससे बहुत बड़ी आशाएं रखी। बाल्डर्सबर्गर कहते हैं कि तुलनात्मक साहित्य नव मानववाद की तैयारी है। वह कहते हैं कि इस तुलनात्मक आलोचना के द्वारा मनुष्यता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, जहां हम एक साझे स्तर की तलाश कर सकेंगे जहां हम सब खड़े हो सकें। वह पूछते हैं कि क्यों ना यह जानने की जरूरत है कि वॉल्टेयर का संदेहवाद का विस्तार कहां तक है। वह पूछना चाहते हैं कि नीत्शे की अतिमानव में जो आस्था थी उसको क्यों न देखा जाए, तोल्स्टॉय के रहस्यवाद का पता लगाया जाए। यानी विविध देशों में जो अच्छी अच्छी अवधारणाएं आई हैं उन विविध अवधारणाओं की परस्पर तुलना की जाए और यह भी जाना जाए कि किसी एक देश में किसी पुस्तक को क्यों बहुत सम्मान के साथ क्लासिक माना जाता है और दूसरे देश में उसी पुस्तक को एकेडमिक कहकर नकार दिया जाता है। क्यों कोई रचना किसी देश में प्रशंसा प्राप्त करती है और वही रचना किसी दूसरे देश में नकार दी जाती है। तो जब इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन होगा तो उनके शब्दों में हम साझे मूल्यों के कम अनिश्चित सार से संपन्न होंगे। यानी मनुष्यों की जो आपसी अनिश्चितता है वह कम होगी। यह भी तुलनात्मक आलोचना से एक आशा की गई थी। जब तुलनात्मक आलोचना का अध्ययन किया गया तो रेन बैलेक ने इसमें एक विरोधाभास देखा। यानी तुलनात्मक साहित्य की जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरणा है उसमें एक विरोधाभास दिखता है। जब इस प्रकार की आलोचना का उदय हुआ तो यह 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद की संकुचित अवधारणा थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। माना गया कि राष्ट्रवाद की सीमित अवधारणा के खिलाफ है यह तुलनात्मक साहित्य। फ्रांस, जर्मन, अंग्रेज कई ऐसे आलोचक हुए जहां हम पाते हैं कि एक अलगाववाद के विरोध में वह खड़े हैं जब वह तुलनात्मक आलोचना करते हैं। और यह भी पाया गया है कि शुरू में जिन लोगों ने इस तुलनात्मक अध्ययन को पोषित किया, यदि उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो वह विद्वान राष्ट्रों के चौराहों पर खड़े थे या कम से कम एक देश की सीमा पर थे। उनमें ऐसे लोग हैं
जिनका जन्म हुआ जर्मनी में, माँ बाप थे जर्मन, जन्म हुआ न्यूयॉर्क में, पढ़ने ज्यूरिख गए, बाद में कार्य कहीं और हुआ। तो विविध राष्ट्रों को समझने में उन्हें सहायता मिली। और उस समय हम जानते हैं कि इसके कैसे इस सीमित अवधारणा ने पूरे विश्व को विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। तो उन सब की चर्चा अभी उसका उद्देश्य नहीं है। हम तुलनात्मक आलोचना तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे अभी। तो कहना यह है कि तुलनात्मक साहित्य का उदय जो 19वीं सदी में हुआ, यह उस समय के जो राष्ट्रवाद की सीमित अवधारणा थी, संकुचित अवधारणा थी, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ। और कहीं ना कहीं इसमें एक राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ बनने की भी कामना देखी जाती है। परंतु विसंगति यह हुई कि आगे चल के एक प्रकार का उग्र राष्ट्रवाद भी तुलनात्मक आलोचना में आ गया। कहाँ इसका प्रारंभ हुआ था राष्ट्रवाद की सीमित अवधारणा की प्रतिक्रिया के रूप में, और उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद इस तुलनात्मक आलोचना में दिखने लगा। बाद के अध्ययनों में यह देखा गया कि जो भी तुलनात्मक आलोचना का कार्य होता था, उसके मूल में कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव था। स्वाभाविक है कि एक नागरिक के रूप में एक आलोचक को भी अपना कर्तव्य निर्वहन करने की छूट है, उसको अपने पाले में जाने की छूट है। एक खास संघर्ष के पक्ष में वो खड़े हो सकते हैं जिसको वह उचित समझें। परंतु इसे हुआ यह कि तुलनात्मक साहित्य को ही इससे नुकसान हुआ। रूस में जो राजनीतिक सिद्धांतवादी थे, उन्होंने एक जमाने में तुलनात्मक साहित्य को वर्जित घोषित कर दिया गया, क्योंकि पश्चिम में पुष्किन ये कहा गया था कि पुष्किन ने गोल्डन कॉकरेल की कहानी वाशिंगटन इरविंग से ली है। तो इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप होने लगे, तो तुलनात्मक साहित्य को वर्जित भी घोषित कर दिया गया। तो तुलनात्मक साहित्य कभी कभी इस मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली में कई ऐसे तुलनात्मक अध्ययन हुए, जिन अध्ययनों का अध्ययन यदि किया जाए तो हम पाएंगे कि उसमें यह मनोवृत्ति थी कि अपने देश का महिमा मंडन किया जाए। जो भी अध्येता तुलनात्मक अध्ययन करता था, उसके मन में रहता था कि यह साबित किया जाए कि उसके देश ने दूसरे देशों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाला है। यानी अपने देश के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति भी तुलनात्मक आलोचना में दिखाई देने लगी। यह साबित किया जाने लगा कि उनके देश ने दूसरे देशों पर बहुत प्रभाव डाला है, या यह भी साबित किया जाने लगा कि किसी खास देश ने विदेशी साहित्यकार को किसी दूसरे देश की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आत्मसात किया है। कई उदाहरण इसके देखने को मिलते हैं। एक किताब आई अमेरिका का साहित्यिक इतिहास, उसमें यह भी दावा कर दिया गया कि दोस्तोयेवस्की पर पो और हाथर्न का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। परंतु यह सब वास्तविक तुलनात्मक आलोचना नहीं है। तुलनात्मक आलोचना में वस्तुनिष्ठता होनी ही चाहिए। जब हम साहित्य को उसके सही संदर्भ में आंकते हैं, तो हम यह पाएंगे कि साहित्य के मामले में किसने प्रभाव दिया या किसने प्रभाव लिया, इस प्रकार के अध्ययनों का कोई महत्व नहीं है। रेन बेलक को ही उद्धृत करूं तो उनके शब्दों में कविता और कला की नियतियों को आंतरिक जीवन और आत्मा की रहस्यमयी धड़कनों में ही संपन्न किया जा सकता है। इस पर
किसी के प्रभाव की बात करना और यह बढ़ा चढ़ाकर दिखाना कि यह साहित्य वहाँ की नकल है, यह न साहित्य के साथ न्याय होगा, न ही तुलनात्मक आलोचना के साथ। प्रोफेसर चिनार्ड ने घोषणा की कि साहित्यों की तुलना में उधार की बात नहीं होती। ये नहीं कि जैसे जीवन में किसी देश ने किसी से कुछ उधार लिया, किसी व्यक्ति ने किसी से उधार लिया, साहित्य कहीं से कुछ उधार ग्रहण नहीं करता, न ही साहित्यिक अध्ययनों में इस प्रकार की बात होनी चाहिए। और रेबेलियस ने भी कहा कि आदर्श संसार लेनदारों और देनदारों के बिना होता है। साहित्य का भी वह संसार ही आदर्श है जहां इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हर साहित्य अपने आप में एक कलाकृति होता है और जो दूसरे प्रभाव लिए गए हैं वह भी एक नई संरचना में ढलकर आते हैं। तुलनात्मक आलोचना की जब बात होती है तो इसमें एक और आपत्ति महत्वपूर्ण है जिसे देखना चाहिए। फ्रेडरिक ने कहा था कि तुलनावादियों को अन्य क्षेत्रों में दखल देने का साहस नहीं करना है, और जोर देकर कहा उन्होंने कि और ये दखल नहीं दे सकते। एक दृष्टि से एक सीमा तक अगर देखें तो इस बात में कुछ तो सार है ही, क्योंकि हर साहित्य विशेषज्ञ की मांग करता है। और जब हम तुलनात्मक आलोचना करते हैं तो एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के साहित्य की जब तुलना करता है, उसका अध्ययन करता है, तो हो सकता है वह उसका विशेषज्ञ नहीं हो। और हम जानते हैं कि साहित्य सहृदय की मांग करता है, एक खास प्रकार के विशेषज्ञता की मांग करता है। केवल उद्देश्य मात्र से ही अच्छा उद्देश्य हो हमारा साहित्य समझने का, और इसी से हम दुनिया के हर साहित्य को, हर समाज की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए यह कहा गया कि जो तुलनात्मक आलोचक हैं वो दूसरे क्षेत्र में दखल देने का साहस कैसे कर सकते हैं जब तक वह उस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं। नहीं तो यह ऊपर ही ऊपर बात करने का खतरा इसमें रहेगा। लेकिन रेन बेलक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हरेक का अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का अध्ययन करे। यानी अगर हम विशेषज्ञ नहीं भी हैं तो फिर भी यह हमारा अधिकार है कि हम किसी प्रश्न का अध्ययन करें। यह दूसरे के क्षेत्र में अनधिकार घुसने की कोशिश नहीं है, क्योंकि साहित्यिक अध्ययन में कभी किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है कि नहीं नहीं ये तो हमारे अधिकार की बात है, हम दूसरे को इसमें घुसने नहीं देंगे। विशेषज्ञता के नाम पर दूसरे के द्वारा किए जा रहे अध्ययन को रोका नहीं जा सकता, और इसलिए रेन बेलक ने स्पष्ट कहा कि हरेक का अधिकार है कि वह किसी प्रश्न का अध्ययन करे, वह चाहे एक भाषा में एक ही लेखक तक सीमित हो, और हरेक का अधिकार है कि वह इतिहास या दर्शन तक का या किसी विषय का अध्ययन करे। विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना हो सकती है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुलनावादियों को, तुलनात्मक अध्ययन करने वालों को यह खतरा मोल लेना होगा। और उन्होंने तो आगे बढ़कर कहा कि विशेषज्ञों की मान्यता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तुलनात्मक आलोचना एक गतिशील आलोचना है, इसलिए यह उन क्षेत्रों में भी प्रविष्ट करती है जहां से इसे किसी साहित्य का अध्ययन करने के लिए जहां इसका जाना अभिष्ट होगा। एक आदर्शात्मक व्यापकता है तुलनात्मक आलोचना में, और इसीलिए
हम बाड़ेबंदी नहीं कर सकते साहित्य की। ऐसा नहीं कि जैसे खेत में दूसरे को घुसने से रोकने के लिए हम बाड़ा बना लेते हैं, वैसे ही साहित्य में बाड़े बना खड़े कर दिए जाएं कि नहीं, कोई दूसरा इसका अध्ययन करने के लिए नहीं आ सकता। तुलनात्मक आलोचना करने वाले अपनी गतिशीलता के कारण और आदर्शात्मक व्यापकता के कारण हर प्रकार के साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं, और वह करते हैं इस प्रकार का अध्ययन ताकि वस्तुनिष्ठ ढंग से समग्रता में किसी रचना का मूल्यांकन हो सके। तो इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक आलोचना केवल तथ्यों की तुलना तक ही सीमित नहीं है। इसमें वस्तुतः मूल्यों और गुणों की तुलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम किसी साहित्यकार का नाम लेते हैं कि ए ने बी को प्रभावित किया, बी ने सी को प्रभावित किया, तो इस प्रकार के कथन से पूर्व परंपराओं के संदर्भ का ज्ञान आवश्यक है। जब भी हम तुलना करते हैं तो दो साहित्यों की जो विविध परंपराएं हैं उनके संदर्भ से हम परिचित होते हैं। उसके बाद उस साहित्य का विश्लेषण करते हैं, और तब जिन मूल्यों को हम अलगाते हैं उनको अलगाने की क्रिया भी बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार एक आलोचनात्मक दृष्टि के साथ तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विविध मूल्यों को एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी निर्णय की मंजिलों पर पहुंचते हैं। और जो आमतौर पे इतिहास और आलोचना में भेद किया जाता है, तो जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसमें तुलनात्मक आलोचना तो स्वयंमेव आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी साहित्य के किसी इतिहास को ले लिया जाए तो वह किसी न किसी अर्थ में चयनात्मक होता है। हिंदी में जब रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें जिन रचनाकारों को स्थान दिया गया वह यह चयनात्मक है। अब इस चयन के मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी पे बहुत आरोप लगा कि उनके साहित्यिक इतिहास में त्रिलोचन का स्थान नहीं है, तो इस चयन के मापदंड पर चर्चा हो सकती है, परंतु ये जो चयन के सिद्धांत होते हैं उसके आधार पर ही कोई इतिहासकार अपने ग्रंथ में किसी रचनाकार को जगह देता है या नहीं देता है। तो स्वाभाविक है कि वह तुलनात्मक आलोचना करता है। जाने अनजाने कई साहित्यिक इतिहासकार तो अपने आप को तुलनात्मक आलोचक नहीं कहते हैं, पर वह जाने अनजाने इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह चयन के सिद्धांत के आधार पर ही अपने ग्रंथ की निर्मिति करते हैं। वह चरित्र चित्रण करते हैं और एक रचना की दूसरे से मूल्यांकन होता ही है उसमें। इसलिए तुलनात्मक आलोचना साहित्यिक इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें दो से ज़्यादा एक समूह का, रचना के समूह का वर्णन, विवेचन और मूल्यांकन होता है और फिर इतिहास के लिए उसे उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक आलोचना से साहित्यिक अध्ययन संबंधी सच्ची वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है, यदि सही अर्थ में लिया जाए। इसकी सीमाओं को भी हमने देखा, इसकी विशेषताओं को भी हमने देखा। तो यदि सही दृष्टि से तुलनात्मक आलोचना का उपयोग किया जाए, इसको सांस्कृतिक सम्मान के एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए, या आपसी व्यापार के लिए एक माल के रूप में इसका प्रयोग न किया जाए, एक राष्ट्र विशेष के मनोविज्ञान के संकेतक के रूप में इसका प्रयोग न किया जाए, तो तुलनात्मक आलोचक
साहित्य के अध्येता को साहित्य को समझने के लिए एक सच्ची वस्तुनिष्ठता देती है। इस आलोचना से वस्तुओं का सार पता चलता है, तो रचनाओं का मूल तत्व हमें ज्ञात होता है और इसके द्वारा रचनाओं का विश्लेषण कर हम मूल्यों को परखने की ओर बढ़ते हैं। यदि हम यह समझ लें कि रचना, कला, कविता ये सब मनुष्य की नियति, मनुष्य की नश्वरता पर विजय प्राप्त करने के साधन हैं, उस नश्वरता को के साथ बहने के साधन नहीं। हम यह मान लें कि कला और कविता के द्वारा मानव की नियति पर विजय प्राप्त की जाती है। यदि हम यह समझ लें कि कला और कविता कल्पना के नए संसार से एक अनूठे सृजन को जन्म देता है, तो हमारे सभी अहंकार समाप्त हो जाएंगे और तब तुलनात्मक आलोचना के द्वारा मनुष्य अपनी विविधता में हमारे सामने होगा। और तब यह तुलनात्मक आलोचना न केवल मन बहलाव का साधन रहेगी, न किसी राष्ट्र को एक दूसरे से श्रेष्ठ या हीन दिखाने का साधन होगी, बल्कि यह तुलनात्मक आलोचना तब मानवता के उच्चतम मूल्यों का संरक्षक और सर्जक सिद्ध होगी, जिसके द्वारा साहित्य को समझने में हमें मदद मिलेगी। इस तुलनात्मक आलोचना से साहित्य को बहुत लाभ हुआ है। संसार के विभिन्न साहित्यों का अध्ययन इसके द्वारा होता रहा है। हम धीरे धीरे अब हिंदी आलोचना के संदर्भ में तुलनात्मक आलोचना का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन अब अगले संवाद में होगा। पुनः कहूं कि जो अगली कड़ी होगी इसकी, उसमें हम लोग हिंदी आलोचना के संदर्भ में तुलनात्मक आलोचना पर विस्तार से बात करेंगे। आशा है आज का यह संवाद आपको अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।